जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 10 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं और हर लेवल के स्टेट पीएससी के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, प्लस यूपीएससी के लिए भी। और अगर आप ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टेक्ट करें, राइट, व्हाट्सएप के थ्रू। और क्योंकि यहाँ पर हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, प्लस ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम आपको वेरियस अपडेट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं लेक्चर्स की। और देखिए आज की ये पूरे टॉपिक्स हैं जिसको एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो कस्टोडियल डेथ का है, मतलब भारत में हिरासत में मौत। मतलब पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है, हिरासत में लेती है, तो उस दौरान जो मौत हो जाती है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सिर्फ इस आर्टिकल को आपको ध्यान से सुनना है। जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे आपको ध्यान में रखने वाले, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसके नोट्स बना लीजिएगा। देखो, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन्होंने डिमांड किया है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो दीजिए। ओडिशा गवर्नमेंट एक्सप्लेन जो है वो करिए कि आप क्यों जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहे हो कंपनसेशन उन फैमिलीज को जिन लोगों की, मतलब जिनकी मौत हुई थी हिरासत के दौरान, कस्टडी के दौरान, उनकी फैमिली को क्यों कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, क्यों मुआवजा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो उसकी स्पष्टीकरण जो है वो मांगा है एनएचआरसी के द्वारा। एनएचआरसी जो है वो कंसिडर कर रही है कि मॉनिटरी कंपनसेशन जो है वो दिया जाए कि जिसकी भी मृत्यु हुई है हिरासत के दौरान, उसके जो भी मतलब हमें देखने को मिलते हैं कि घर परिवार में, परिजन में जो भी लोग हैं, तो उनको जो है वो दिया जाए। अब देखिए, ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना सकते हो आप। और देखो, अगर आप जनरल स्टडीज की क्लासेस ले रहे हो, पॉलिटी भी उसमें आपका इंक्लूडेड है, तो आपको इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनो, राइट। तो जीएस के स्टूडेंट हो तो आपको इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर जीएस नहीं पढ़ रहे हो तो ये इसके नोट्स अपने पास बना सकते हो। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के बारे में हम बात करें, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के बारे में बात करें, तो इसमें नागरिकों को आत्म दोषारोपण से संरक्षित किए जाने का प्रावधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर, जो सिटीजन्स हैं उनको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाने का प्रावधान हम लोग को देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी पर्टिकुलर केस में खुद ब खुद गवाह नहीं हो सकता है, इंडिविजुअली, यानी खुद से गवाही जो है वो नहीं देगा। विटनेस केस का खुद ही नहीं होगा, यानी कि जो भी व्यक्ति होगा क्रिमिनल, मतलब जिसके खिलाफ चार्जेस चल रहा है। जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है ना कि कई बार पुलिस जो है थाने के अंदर जो है वो किसी कैदी से जो है वो बयान जो है वो करवाती है और उसको लिखवा लेती है, राइट। और आपको पता है कि पुलिस के सामने दिए गए जो बयान जो होते हैं वो मान्य नहीं होते कोर्ट के सामने, राइट। क्योंकि कई बार कोर्ट को ऐसा लगता है कि फोर्सफुली जो है वो लिखवा दिया और साइन सिग्नेचर करवा दिया, इसीलिए। फिर सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हम लोग को इंडियन एविडेंस एक्ट का देखने को जो मिलता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो देखने को मिलता है। इसके अंदर ये कहा गया कि फोर्स कन्फेशन नहीं करना है, जो मैंने भी आपको बताया। और मैंने आपको वही चीज बताई कि कन्फेशन जो होता है पुलिस के सामने वो मान्य नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन 176 सीआरपीसी का ये पावर देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि वो ऑर्डर दे सकते हैं इंक्वायरी का, जब भी कोई पर्सन की मौत जो हो जाती है कस्टडी के दौरान, या कोई व्यक्ति जो है वो कस्टडी से भाग जाता है, राइट, और या फिर किसी वुमेन का रेप हो जाता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी का ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। तो ये चीज मेंशन है। और सेक्शन 46 सीआरपीसी का जो है उसमें ये कहा गया कि पुलिस ऑफिसर जो है किसी की अगर अरेस्ट के दौरान जो है वो कस्टडी में डेथ हो जाती है तो उसके जिम्मेदार जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। बट हालांकि इंक्वायरी बैठती है तो उसके बाद पता लगता है। और सेक्शन 49 भी ये कहता है कि गिरफ्तारी के दौरान जो है वो अत्यधिक प्रतिबंधों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब कि जो भी अरेस्ट के दौरान जो है वो ज्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं करना है, प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाना है। सेक्शन 54 सीआरपीसी का ये अलाउ करता है मैजिस्ट्रेट को कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जो अक्यूज, जो आरोपी होते हैं अंडर ट्रायल्स के, उनकी जांच करने के लिए। सेक्शन 330 ए और 330 बी आईपीसी का जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें प्रिस्क्राइब किया है सेंटेंसेस अप टू 7 years ऑफ पुलिसमैन इन्वॉल्व इन टॉर्चर, यानी कि अगर कोई पुलिस टॉर्चर में इन्वॉल्व है तो 7 साल तक की इसको सजा जो है वो दी जा सकती है। तो आपको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं? मेनली ये वाला आप ध्यान में रखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, राइट। ये वाला आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। फिर सेक्शन 24 25 कन्फेशन वाला, और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वाला जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। और ये सेक्शन 176
वाला भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। अब कुछ केसेस वगैरह होते हैं, केसेस वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट होते नहीं है। किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, नीला बाटी बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, तो ये सब केसेस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एज सच होते नहीं है, सिर्फ एक जनरल सी जानकारी के लिए रहता है। हाँ, अब डीके बासु केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा कि थर्ड डिग्री मेथड जो है वो किसी को नहीं देना है, और प्रॉपर जो है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए, ट्रेन्ड होने चाहिए पुलिस ऑफिशियल्स। किस किस चीज के ट्रेन? बेसिक ह्यूमन वैल्यूज की ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए। फिर इसके अलावा भाई कानूनी तौर पर चीज़ों को जो है वो अपनाया जाए, राइट? इसके अलावा बैलेंस अप्रोच जो है वो रखी जाए, ज़्यादा हार्श भी नहीं होना है क्रिमिनल के साथ और ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होना है। ज़्यादा रिलैक्स क्रिमिनल के साथ तो क्रिमिनल खुद ही जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है, राइट? और अरेस्ट मेमो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तुरंत उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए और अरेस्ट करने क्यों किया जा रहा है, कब किया गया है, ये पूरा एक मेमो जो है वो रेडी किया जाए। फिर संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग पुलिस को जो है वो चलना चाहिए। फिर अवेयरनेस, जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है उसको अपने बेसिक राइट्स की अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए अरेस्ट के दौरान। बट एक्चुअल में ये सब चीजें ऑन पेपर ही हम लोग को जो है वो नजर आती है। अब सुनो, एथिकल कंसर्न जो है वो हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते हैं, नैतिक चिंताएं जो है वो क्या क्या देखने को मिलती है, यानी कि किसी की अगर कस्टडी के दौरान मौत हो जाती है तो उससे जुड़ी नैतिक चिंताएं जो है वो क्या-क्या है। तो सबसे पहली, अब बुलेट पॉइंट्स में बस ध्यान में रखना, सबसे पहली नैतिक चिंता जो है वो ह्यूमन राइट्स का और उसकी डिग्निटी का उल्लंघन, मानव अधिकारों और गरिमाओं का उल्लंघन। फिर इसके अलावा रूल ऑफ लॉ को फॉलो जो है वो नहीं किया जा रहा है, कानून के शासन को फॉलो जो है वो नहीं किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, राइट? कि कानून के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो नहीं चल रही है, पुलिस जो है वो ओवर पावर कर रही है चीजों को, राइट? फिर इसके अलावा अपराध की धारणा, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, मतलब कि जो भी व्यक्ति दोषी होता है पहले ही उसको जो है वो इतनी यातना दे दी जाती है, इतना टॉर्चर जो है वो कर दिया जाता है कि उसको मतलब गिल्ट हो जाता है कि हाँ यार वो अपराधी वही है। फिर इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया जाता है, इंटीग्रिटी नहीं हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? प्रोफेशनलिज्म, सत्यनिष्ठा, ये सब के विरुद्ध हम लोग को चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि एक ऑफिशियल को एक प्रोफेशनल जो है वो होना चाहिए, राइट? कि इस प्रकार से नहीं कि कोई आया उसके सामने तो गाली बकना जो है वो शुरू। और ये जनरली पता क्या होता है, जब आप किसी आईपीएस यानी कि हाई लेवल के ऑफिसर से मिलेंगे ना, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे कॉन्टेक्ट्स में रहता हूँ, मतलब जो ऑफिसर्स जो होते हैं ना, जो लो लेवल के होते हैं, जैसे कि हम लोग को हवलदार देखने को मिलते हैं, एसआई देखने को मिलते हैं, राइट? हेड कांस्टेबल देखने को मिलते हैं, राइट? टीआई देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे टीआई और उसके ऊपर की रैंक के जो ऑफिशियल्स हम लोग को देखने को मिलता है ना, यहाँ से थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है, बट इसके नीचे के रैंक के ऑफिसर्स जो होते हैं ना, तो उनमें प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं दिखाई देता, राइट? इवन जैसे आईपीएस में तो नेक्स्ट लेवल का प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, राइट? डीएसपी, एसपी, जब आप बनोगे, यानी कि इसी इसी चीज की तैयारी कर रहे हो ना आप, सिविल सर्विसेज के थ्रू, तो वो लेवल का प्रोफेशनलिज्म एक अलग लेवल का रहता है। वहां पर आप जाओगे तो मिलोगे ऑफिसर से, तो अलग ही उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि आपको उस तरीके से सिखाया जाता है। इसीलिए तो इसके अंदर मेंस की आंसर राइटिंग इतने जीएस पेपर 1 2 3 4 है, एथिक्स भी इसके अंदर जुड़ी है, हर चीज आप पढ़ रहे हो, क्यों? जस्ट टू मेक श्योर कि आप प्रोफेशनल बन जाओ। आपको लगता है कि यार ये सिविल सर्विसेज की तैयारी में इतना सारा क्यों यार अननेसेसरीली पढ़ने का? टू मेक यू प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए, आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज करने के लिए। वरना वनडे एग्जामिनेशन जिसमें सिर्फ गोला लगा के आना है, 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट बस चूज़ करना है। तो बॉस, वो जो चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है उसमें तो आराम से कोई भी क्वालीफाई जो है वो कर सकता है, उसके लिए कोई एथिक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेंस का पेपर आंसर जो है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट? अच्छा, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जो बिलो रैंक के ऑफिसर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, नीची रैंक के ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, वो सभी खराब होते हैं, सभी नहीं होते हैं। बट मैक्सिमम जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने देखा है, वो यही चीज़ देखी है कि वो जो लो लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो थोड़े से बदतमीज़ होते हैं, राइट? अब मे बी शायद बदतमीज़ी इसलिए भी होती होगी क्योंकि उनको ऊपर की भी सुननी है, नीचे की भी सुननी है। तो ये कहानी भी होती है, तो कई बार वो प्रेशर भी क्रिएट होता है। यस, एनीवेज़, आगे की चर्चा करें कि भाई हम कैसे जुडिशियल कस्टडी में होने वाली जो, या फिर इन जनरल कस्टडी में होने वाली, पुलिस कस्टडी में होने वाली जो मौतें हैं, उनको कैसे रोक सकें। तो पहले तो लीगल सिस्टम को जो है मजबूत बना लो। टॉर्चर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कानून जो है वो होने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता है, पुलिस सुधार की सख्त आवश्यकता है, और थोड़ा-सा सेंसिटिव बनाया जाए हमारी फोर्स को, संवेदनशील बनाया जाए कि किसी से भी डील करें तो थोड़ा
ध्यान से डील करें, प्रोफेशनल तरीके से जो है वो डील करें, राइट? प्रकाश सिंह केस को जो है वो रेफर जो है वो किया जाए। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी को जो है वो सशक्त जो है वो बनाओ। नेक्स्ट कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो, क्योंकि कम्युनिटी को खुद को ही नहीं पता ना उसके खुद के अधिकार जो है वो क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी होती है, इसलिए मार खा जाते हैं कि पुलिस वाले ने अगर एक डंडा मार दिया तो चलेगा भाई चुपचाप, वहीं पे दोबारा से जो है वो उसको पलट के बोला नहीं। हाँ देखो बॉस, एक चीज और बता दूं मैं, अगर गलत हो किसी भी चीज में तो फोर्स को जो है वो गलत राइट, और कंप्लेन करो, राइट? जैसे मैं आपको एग्जांपल जो है देता हूँ कि अगर किसी थाने के किसी हवलदार ने या किसी एसआई ने या टीआई ने जो है वो आपके साथ, क्योंकि अब आपको हिरार्की पता है, बदतमीजी करिए, तो बस एक आवेदन जो है वो लेकर चले जाओ, सीएसपी कार्यालय में जो है वो जाके दे दो। बट हाँ, सीएसपी कार्यालय से बदतमीजी हुई है तो आवेदन जो है वो जाकर दे दो एसपी कार्यालय में, एसपी कार्यालय से बदतमीजी हुई है तो जाके आवेदन जो है वो दे दो अपने कलेक्ट्रेट पे। और पहली सबसे पहले जाके कलेक्ट्रेट में मत घुस जाना, नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि लोग हिरार्की को फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट कलेक्ट्रेट में जो है वो आके घुस जाते हैं, फिर कलेक्ट्रेट बोलता है कि भैया एक काम करो नियरेस्ट एसपी को दे दो, या वो अपनी एंड से जो है वो कर देता है। ठीक है, तो इस हिरार्की को जो है फॉलो करो, और ये हिरार्की आपको भी पता होनी चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करो ज्यादा से ज्यादा, राइट? बॉडी कैमराज, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है ना कि बॉडी कैमराज वगैरह जो है वो लगे रहते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाए। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन, दूसरी कंट्री से जो है वो पता करो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो क्या है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, राइट? तो उनके थ्रू जो है वो दूसरी कंट्रीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं इन सब मामलों को डील करने की, या हमारी अलग अलग कंट्रीज की पुलिस फोर्स की, तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको जो है वो एक्सेप्ट करो, अडॉप्ट करो, बस एज सिंपल एज दैट। तो इन सब चीजों के नोट्स नहीं बनाने हैं, इन सब चीजों को जो है वो दिमाग में रखना है। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट ने जो है वो कहा था कि चीजें जो है वो दिमाग में सर कैसे रखे, आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हो दिमाग में रखने की, तो आप प्लीज, और काफी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी नोट्स मत बनाओ, इसके ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यार ये कितनी कॉमन चीजें हैं, मतलब आप मुझे नॉर्मल सी चीज बताओ, आप अपने घर पे अपने फादर या मदर जो भी आपके गार्जियन है उनके साथ बैठकर डिस्कस कर लो, उनके साथ क्या डिस्कस करो, सिर्फ उनसे पूछो कि यार बाबा, पुलिस में जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी के दौरान जब लोगों की मौत हो जाती है हिरासत के दौरान, तो क्या कदम उठाए हैं मौत ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ 4 पॉइंट्स तो वही आपको दे देंगे, तो फिर काहे का पढ़ाई कर रहे हो आप सिविल सर्विसेज की। और दूसरी बात, आप अपने दिमाग को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो कि आपको चीजें ध्यान में नहीं रहेंगी। इतनी बार मल्टीपल टाइम ये चीजें अभी 1 साल के दौरान आपके आसपास घूमती रहेंगी कि आपको ध्यान में रहेंगी ही रहेंगी। पिक्चर पूरी आपको ध्यान में रह जा रही है। आपके ब्रेन को इतना कमजोर मत समझो, आप पहले ही अगर आपके ब्रेन को कमजोर समझ जाओगे तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, और तैयारी एक बर्डन लगेगी आपको। जो आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो उसमें मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज आपको ध्यान में लिख लो बस, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बाकी लिखने की जरूरत होती नहीं है। करंट अफेयर्स है, आम चीजें हैं, पढ़ाई की तरह लोगे अगर इस चीज को, तो सब ऊपर से जाएगा, प्रेशर अपने अंदर जो है वो डालोगे, अपने अंदर आप लोगों को प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। चीजों को रिलैक्सिंग वे में लो और कॉमन तरीके से चीजों को देखो बस। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हार्श मत हो, आप ये मत सोचो कि अरे पढ़ना 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 मेरे दिमाग में नहीं जा रहा यार, अरे बाप रे। आप अगर पहले ही डिसाइड कर लोगे कि आपके दिमाग में नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा बॉस, ये बात बहुत क्लियर है, नहीं जाएगा। तो इसीलिए मेन फोकस जो है वो आपको किस चीज पर करना है, मेन फोकस करना है कि जब मैं लेक्चर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया देखो यार ये परेशानियां हैं, वो परेशानियां बस अपने दिमाग में रखो, और ये कोई परेशानी याद करने वाली है। पुलिस अगर किसी को मार रही है तो उसकी गरिमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। एक सड़क पर चौराहे पर किसी एक नॉर्मल आम व्यक्ति को एक थपाड़ा मार दिया पुलिस वाले ने और 10 लोगों ने उसको देखा, तो क्या उसकी गरिमा का उल्लंघन नहीं है ये? क्या ये याद रखने की चीज है? पुलिस अगर सही तरीके से शासन जो है वो चला नहीं रही है तो ये क्या कानून के शासन को कमजोर नहीं कर रही है? कानून के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है पुलिस तो ये कमजोर नहीं हो रहा है शासन कानून? किसी को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब किसी को पहले ही जो है वो आपने घोषित कर दिया कि गिल्टी है, आप गए कंप्लेन करवाने, उल्टा आप ही को हिरासत में ले लिया गाली बकते हुए, फिर ये गिल्ट नहीं आएगा? पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, प्रोफेशनल नहीं है, तो ये प्रोफेशनलिज्म
क्या ये सब चीजें लिखने वाली है? नहीं। हर चीज बेटा बैठ के लिखोगे ना, हर चीज, तो दूसरी बुक तैयार कर लोगे अपने पास, और फिर उसको वो लिखी रह जाएगी, और उसको सजा के रख लेना अपने पास, कभी फिर ओपन करके रिवीजन नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ उतनी ही चीजों के नोट्स लिखवाता हूं जिसके आप रिवाइज करने के लिए केपेबल रहो, कि हाँ रिवीजन कर सको। बाकी मैं हर चीज इसलिए जानबूझकर नहीं लिखवाता और कि आपके ऊपर बर्डन ना हो यार। दूसरे हर बार मैं आपको पीडीएफ के प्रिंट आउट्स और इन सब चीजों की रिकमेंडेशन देता ही नहीं हूं। शॉर्ट नोट्स बनाइए कि जिसको रिवाइज कर सको। नहीं तो मैंने इतने लोगों को देखा, इतने स्टूडेंट्स को, 10 साल के मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतने स्टूडेंट्स को देखा, इतने कि भरे हुए भाई, लगे हुए नोट्स बनाने। इवन आपके साथ भी होगा, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर, हुआ है कि नहीं हुआ, सच से बताना। कई बार हमने पुराने अपने नोट्स बनाए बहुत ज्यादा बल्कि, और एक बार नोट्स बन गए, दोबारा उसको खोल के देखा ही नहीं है। कितनों के साथ हुआ है बताओ? कोई बात नहीं, अगर हुआ है तो आज से सीखो ना। जो कॉमन चीजें हैं उसको अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे बात करोगे तो वो इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको बता देंगे घर वाले आपके, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर भी नहीं रहे। अगर सिविल सर्विसेज के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जनरलाइज चीजें, कि जो आम चीजें चल रही हैं आसपास, उसकी उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग तो बनाओ, और बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर मेहनत करोगे तो। और मेहनत कैसे करनी है? रेगुलर बस रहना है, चीजों को सुनना है, ऑटोमेटिकली एटीट्यूड चेंज होगा। और अपने एटीट्यूड को सही करो थोड़ा। ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है कि अरे यार मुझे तो आ ही नहीं रहा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा तो छोड़ना प्रिपरेशन, फिर करने की जरूरत ही नहीं। नहीं हो पाएगा भाई, पहले डिसाइड कर लिया तो फिर नहीं होगा। जिसने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उसका कभी नहीं होना है। ये बात लिख के रख लो, लिख के रख लो। अगर आप अभी डिसाइड कर रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने पैसे वेस्ट मत करो, अपने माँ बाप की आस मत लगवाओ उनसे, क्योंकि आप बेवकूफ सबको बना रहे हो, सबसे पहले अपने आप को। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपने आप से बोलिए कि मुझसे होगा, मतलब होगा, मैं करूंगी। लिखो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि कौन सा अधिकारी आपको बनना है, और उसके आगे अपना नाम लिख दो। आईएएस बनना है तो आईएएस, फिर उसके बाद अपना नाम लिखो जरा कमेंट बॉक्स पे, कॉन्फिडेंस दिखाओ कि यार मुझे ये बनना है, और ये बनने के लिए आई कैन गो फ्रॉम 0 to 100। और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल में चीजों को समझाता हूँ। आई थिंक मैं ऐसा समझाता हूँ कि आप सभी को समझ में आता होगा। सिर्फ सुनना ही तो है बॉस, और करना क्या है? जो इंपॉर्टेंट चीज होती है लिखने की, फैक्चुअल चीजें बता देता हूँ कि भाई ये लिखो, ठीक है। और माफी चाहूंगा, अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि लाइव लेक्चर जो है वो अभी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज। मतलब एक्चुअली इश्यूज भी, और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि यूट्यूब पर ये वाले जो वीडियोस जाते हैं, इस पर रीच जो है वो हमारा जाता नहीं है यार। और ये बात सही भी है कि लाइव वाले लेक्चर्स की ज्यादा रीच जो है वो हो नहीं रही है, लिमिटेड जो है वो हो रही है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक का बटन जरूर हिट किया करें, कि जिससे कि ये क्वालिटी लेक्चर्स और भी ज्यादा लोगों को जो है वो पता लगे इन क्वालिटी लेक्चर्स के बारे में जो हम प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। सिविल सर्विसेज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम। अब देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इंडिया के पेटेंट लैंडस्केप का। जीएस पेपर 3 का है, पता नहीं इसमें लिखा क्यों नहीं, उन्होंने टॉपिक भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। पेटेंट, पेटेंट मतलब क्या होता है? जीएस पेपर 3 के अंदर है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टॉपिक, पेटेंट का। ट्रेडमार्क नाम सुना है, कॉपीराइट सुना होगा, ट्रेडमार्क सुना होगा, राइट? तो वैसे ही पेटेंट होता है। मैं थोड़ा सा आपको पेटेंट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन इसके बारे में पढ़ लेंगे। जैसे कि दवाई होती है, ठीक है? मैं आपको बना देता हूँ एक दवाई का मालिक, दवाई की कंपनी का। अब एक दवाई चुटकी में तो बन नहीं जाती। मैं नई दवाई की बात करूं, जेनरिक की नहीं, न्यू, मतलब जिसका इलाज अभी तक आया नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कैंसर की आप बहुत बेहतरीन दवाई तैयार कर रहे हो, या वैक्सीन तैयार कर रहे हो, चलो, राइट, कि कैंसर से प्रोटेक्शन जो है वो देने के लिए। अब अभी तक तो वो आई नहीं है, आपने सालों से मेहनत करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 40 साल लगा दिए, 40 साल लगा दिए, मतलब 40 साल तक उस दवाई को, उस वैक्सीन को बनाने में आपने साइंटिस्ट को रखा है, सैलरी दी है, इतने सारे वर्कर्स को आपने अपने आसपास रखा है, उस पर रिसर्च करने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। फिर जब वो सोल्यूशन निकल के आता है तो आप क्या करते हो? सोल्यूशन का पेटेंट बना लेते हो, राइट? पेटेंट सिर्फ उसका नहीं होता है,
मेडिसिन का और भी सारी चीजों का होता है। बस मैं मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि इसके अंदर एक क्लॉज है। क्या क्लॉज है? कि मेडिसिन के ऊपर 20 साल का ही पेटेंट आपको मिलता है, उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हो। बट जब रिन्यूअल उस पेटेंट का जो है वो होगा, तो उसमें अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा चीज ऐड करी होगी और नया सोल्यूशन बनाया होगा, तो उसका जो है वो आप रिन्यू करोगे, वरना नहीं कर सकते पुराने सोल्यूशन का। वो क्यों, वो मैं उसका वजह आपको बताऊंगा। अब देखो, आपने इतने सालों से रिसर्च करी, करोड़ों रुपए खर्च किए, फिर आप ये इंश्योर करते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरा कोई और चोरी ना कर ले, राइट, कॉपी ना कर ले उसका सोल्यूशन देखकर। तो सरकार आपको 20 साल के लिए जो है वो पेटेंट का लाइसेंस जो है वो ऑफर करती है। 20 इयर्स क्यों? क्योंकि बॉस 20 साल तक आप उस मेडिसिन की कीमत हाई फाई बढ़ा के लगाओगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में जो है आप उसको जो है वो, क्योंकि आपको अपना पैसा वसूलना है ना यार, तो ये सरकार आपको 20 साल का समय देती है कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट अपना किया है भाई, और आप वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो अपना जो है वो कर लो आप, मतलब रिटर्न जो है वो अपना बना लो, प्रॉफिट जो है वो बना लो 20 साल तक के पीरियड के लिए। फिर उसके बाद फिर ओपन कर दिया जाता है इस चीज को कि भाई कोई भी ये मेडिसिन जो है वो तैयार कर सकता है, जेनरिक कंपनीज जो मेडिसिन जो है वो तैयार करती हैं, और फिर उस मेडिसिन की कीमत जो है वो घटा दी जाती है, जिससे कि आम जनता तक ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन की जो है वो रीच बढ़ाई जा सके। ये ये वाली बात कहानी समझ में आई। अब एक और चीज, जैसे कि YouTube की बात करते हैं, चलो ये मेरा लेक्चर YouTube पे अपलोड हुआ है, ठीक है, ओनली करंट अफेयर्स वाले अपने चैनल पर अपलोड हो गया। आप इस लेक्चर को डाउनलोड करके अगर अपने चैनल पर अपलोड करोगे ना, YouTube तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देगा और आपको बता देगा कि भैया आपने जो है वो उल्लंघन किया है कॉपीराइट का। क्यों? क्योंकि ये हमारा लेक्चर, हमारा कंटेंट, मैं जो चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरा कॉपीराइट है, इसका मोनेटाइजेशन मेरे पास आना चाहिए। अब जैसे ट्रेडमार्क की बात करें, मेरा छोटा भाई जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, लंदन में बैठा हुआ है, राइट, डीजे एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर। उसकी कंपनी है एक, एपिक सेंसेशन के नाम से। उसकी कंपनी जो है उसका हमने ट्रेडमार्क जो है वो कराया हुआ है, जिससे कि ये जो नाम है इसका वो कोई और ना ले सके। अरे जैसे आपने देखा होगा, जैसे पेप्सी की बोतल पे देखा होगा आपने, ऊपर आर लिखा रहता है, आर और गोला बना हुआ है, या टीएम लिखा हुआ है छोटा सा, है ना। तो टीएम जो होता है वो टेम्पररी होता है, ट्रेडमार्क वो मेरे ख्याल से शायद 1.5-2 साल के लिए होता है, 2 साल या 1 साल के लिए, ऐसा कुछ रहता है कि उस बीच अगर किसी ने कोई आपत्ति जो है वो नहीं जताई तो रजिस्टर्ड हो जाता है वो। तो मेरे छोटे भाई को तो रजिस्टर हो चुका है बहुत साल पहले ही। ऐसे ही जैसे वो कोई म्यूजिक बनाता है तो उसका वो कॉपीराइट बनवा लेता है, जिससे कि उसकी म्यूजिक को कोई और चुरा ना सके, राइट। मतलब ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये आपकी ओनरशिप के लिए होती है। ये सरकार जो है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू सरकार जो है वो आपको सिक्योरिटी देती है कि आपका बनाया हुआ ये जो प्रोडक्ट है, ये इनोवेशन जो है, ये या फिर ये सर्विस जो है, ये कोई और चुरा नहीं सकता, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो आजकल तो लोग वर्ड्स भी जो है चुरा लेते हैं। अब ये कितना सही है नहीं है वो मैंने ऑफिशियली चेक नहीं किया है, आप लोग चाहो तो चेक करके जो है बता देना। कहीं पे मैंने सुना था कि मतलब एक लिखा हुआ था, मतलब जैसे होता है ना कि कंटेंट वगैरह लिखे हुए आते हैं कई बार, तो उसमें एक ऑफिशियल साइट पे लिखा था, वैसे मतलब ये मैं मीडिया की साइट्स की बात कर रहा हूँ, कि अनिल कपूर ने झकास, अनिल कपूर जो झकास बोलते हैं ना, तो उन्होंने झकास जो शब्द है उसका जो है वो कॉपीराइट करवा लिया है। अब देखो ये कितना सही है कितना नहीं, आई डोंट नो। तो एक बार इसको आप लोग चेक करना चाहो तो कर लेना, बट मैं अभी के लिए कंफर्मेशन नहीं देता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मैं कंफर्मेशन आपको उसी चीज की देता हूँ जो ऑफिशियल रहती है, और जो नहीं रहती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बॉस ये अपन को नहीं आइडिया, या आप एक बार सर्च कर लेना, फिर मुझे बता देना अगर हुआ तो सर्च करने के बाद कमेंट बॉक्स पे। अब देखो, अभी भारत में पेटेंट स्वीकृतियों, स्वीकृति मतलब अप्रूवल्स में हालिया वृद्धि हुई है, यानी कि काफी सारे पेटेंट जो है वो अप्रूव हुए हैं, जिसका उदाहरण 2024 में लगभग 1 लाख पेटेंट जारी करना है। नवाचार और तकनीकी प्रगति के प्रोत्साहन के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। तो ये सरकार का पता है फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी इनोवेशन कर रहे हैं वो पेटेंट कराएं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि पेटेंट नहीं कराएंगे ना तो इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में। अब जैसे आपने वो टार्जन द वंडर कार शायद देखी होगी, किसने देखी है बताना मुझे, ये मूवी है एक, राइट, और वो शायद देखी होगी आपने, नहीं देखी आई डोंट नो। तो उसमें अजय देवगन की ये पिक्चर थी, तो उस अजय देवगन ने जो है वो क्या किया था, अपना एक कार का डिजाइन बनाया था, और उस डिजाइन को उसके कुछ जो दूसरे जो कंपनी के ओनर थे जिसके पास वो गया था, वो डिजाइन को दिखाकर पार्टनरशिप जो है वो लेने या ओनरशिप जो है वो लेने, तो उसमें जो है वो उसके डिजाइन को चुरा कर
उसको जो है वो भगा दिया, मतलब चोरी कर लिया उसके डिजाइन को। और अगर वो उस डिजाइन का पेटेंट करवा लेता तो कोई भी उसको चोरी जो है वो नहीं कर सकता था, और अगर कोई चोरी भी कर लेता तो सामने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाती। तो देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत तेजी से जो है वो पेटेंट का कल्चर जो है वो शुरू हो गया है, और ये फॉरेन कंट्रीज में ये सबसे ज्यादा है कि लोग कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं अपना पेटेंट बना लेते हैं, कि जिससे कि उस पर उनका अधिकार जो है वो रहे। सो इंडियन पेटेंट सिस्टम, जिसको पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो गवर्न करता है, और ये धीरे धीरे करके जो है वो इवॉल्व हुआ, बढ़ा, इसमें काफी सारी नई नई चीजें जो है वो शामिल हुई, राइट। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको मॉडिफाई जो है वो किया गया। इसके अलावा पेटेंट क्या होता है वो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें 2-3 टर्म्स ध्यान में रखना है, जैसे कि एक लीगल राइट है, ये क्या है, ये कानूनी अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है। जो भी इन्वेंटर्स आविष्कारों और एंटिटीज को ग्रांट किया जाता है, यानी कि नए नए आविष्कार और नई नई जो एंटिटीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, कंपनीज मान लो आप, या कुछ कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट, राइट, उनको उनको उनके इन्वेंशन के ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है वो दिया जाता है। इंडिया के अंदर पेटेंट जो है उसको पेटेंट एक्ट 1970 गवर्न करता है, और जिसको 2005-2024 में भी अमेंड किया गया है। अब इन्वेंशन जो है वो नया होना चाहिए, और उस वो प्रीवियसली डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, पहली चीज ये देखी जाती है। भाई कोई नई चीज पर ही मिलेगा ना यार, ये ऑलरेडी पहले किसी ने डिस्क्लोज कर दिया, उस पर थोड़ा ना देंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि इन्वेंटिव स्टेप जो है वो होना चाहिए एग्जिस्टिंग नॉलेज के बियॉन्ड, मतलब जिसको जानकारी है उस चीज की, उसका वो नहीं बनाओगे, पेटेंट जो है वो नहीं मिलेगा। जिसकी किसी को जानकारी नहीं है उसका पेटेंट जो है वो बनेगा। यस। फिर इन्वेंशन जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल जो है वो होना चाहिए, राइट, कि ऐसा नहीं कि आपने हवा में जो है वो कुछ भी बता दिया और बोला कि नहीं इसका मुझे पेटेंट बनाना है, राइट, कि इंसान जो है वो उड़ सकता है, इंसान के पास मेडिटेशन से ऐसी शक्ति आ गई कि उड़ सकता। भाई पहले के समय पे थी, बट इतना शक्तिशाली आदमी नहीं है अभी, राइट। उसका अभी मेंटल स्टेटस है वो कमजोर हो गया, वो खुद पर आज की डेट में डाउट करता है कि मुझसे पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं। चलो, तो रीसेंट चेंजेस हम लोग को पेटेंट रूल्स 2024 में क्या-क्या देखने को मिल रहा है। इन्होंने टाइमलाइन को जो है वो रिड्यूस कर दिया, कि जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन जो होता है ना, कि जांच करने के लिए कि भाई आप चेक करो कि भाई किसी और के पास तो सेम चीज का पेटेंट नहीं है, तो पहले 48 महीने लग जाते थे, अब 31 महीने जो है वो लगते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप जो है वो इन्होंने एक सर्टिफिकेट देना जो है वो शुरू कर दिया। फ्रीक्वेंसी जो है स्टेटमेंट्स को फाइल करने की वो रिड्यूस है वो हो गई है। वंस एवरी 3 फाइनेंशियल ईयर, हर 3 फाइनेंशियल ईयर में जो है उनको अपडेट करना है, मतलब। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये सब छोटी चीजें वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसमें हम लोग क्या चीज ध्यान में रखें? इसमें सिर्फ पेटेंट एक्ट 1970 लिख लो, 2005 लिख लो, 2024 लिख लो, और पेटेंट की डेफिनेशन जो है वो लिख लो, बस। ये दो चीज बस कर लो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी समझने वाली चीज जो मैंने आपको समझा दी ऑलरेडी। ये क्राइटेरिया बस लिख लो, और ये क्राइटेरिया भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी लिख लो बस। ये कि नवीनता, गैर स्पष्टता और औद्योगिकी अनुप्रयोग, और उसको थोड़ा डिफाइन कर देना एक लाइन में बस। ठीक है। अब पेटेंट ग्रांट करने का फायदा क्या है? तो भाई फायदा सबसे बड़ा तो ये है कि रिसर्च और इनोवेशन की नई नई चीजें जो है वो डेवलप हो, नए नए रिसर्च सामने जो है वो नजर आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, और इन जनरल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, राइट। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है वो बनती है, हमारे यहाँ के युवा जो है वो नॉलेज जो है वो लेकर आते हैं, और फिर अपने नॉलेज को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी के आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर भी, जैसे किताबें होती है ना, किताब में कॉपीराइट होता है। आप किसी की किताब का जो है वो कहीं और उपयोग जो है वो नहीं कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो उससे परमिशन लो, और दूसरा उसको मॉनिटरी वो करो, शेयर जो है वो करो, यानी कि अगर भाई आप उसके कंटेंट से अगर आप कमा रहे हो तो उसको भी तो मिलना चाहिए ना। जैसे इवन यूट्यूब के अंदर भी ऐसा होता है कि यूट्यूब के अंदर अगर आप किसी और के कंटेंट का जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, कि अगर आप किसी और का वीडियो जो है वो अपलोड कर दो और सामने वाला जो व्यक्ति है वो अप्रूवल जो है वो दे दे, तो आप जितना कमाओगे उस वीडियो से उसका 50% जो है उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। 50% या जो भी यूट्यूब ने डिसाइड किया, मुझे एक्जैक्टली उनका पता नहीं है, तो वो जो है वो चला जाएगा शेयर। बट अब हमारे इंडियन पेटेंट सिस्टम के अंदर कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। पहली बात तो अप्रूवल की प्रोसेस बहुत लंबी है, महीनों से लेकर साल जो है वो लग जाते हैं। नेक्स्ट, पेटेंट एप्लीकेशन बहुत सारी बैकलॉग है, जैसे कोर्ट में केसेस जो है वो बहुत सारे पड़े हुए हैं ना पेंडिंग, वैसे ही यहाँ पर भी पेटेंट की एप्लीकेशन काफी पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको अप्रूवल जो है वो नहीं मिला है। अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर पेटेंट से रिलेटेड जानकारी नहीं है लोगों को कि पेटेंट होता क्या है। यस, इवन जैसे कि आप लोग कॉलेज तक पहुंच गए होंगे शायद, आप में से काफी कम ही लोगों ने पेटेंट के बारे में इतना डिटेल में पढ़ा होगा। यस,
क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, ये सब चीजें तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, राइट? बट पढ़ाया नहीं जाता, एजुकेशन सिस्टम में रट्टा लगवाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा चीजों को, राइट? नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारे पास जो है वो काफी कम रिसोर्सेज है। पेटेंटिंग जब आप करवाते हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है, पैसे जो है वो लगते हैं, अटॉर्नी फीस देनी पड़ती है, एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है। जैसे मैंने मैंने करवाया था अपने छोटे भाई का 2017 में, 16 या 17 में। उस समय जो है हमें हमें लगे थे 5000 प्लस 10,000। प्लस 10,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5000 हमें पहले लगे, फिर उसके बाद बॉम्बे बॉम्बे कोर्ट में किसी ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर किसी ने वो कर दिया था, क्योंकि इसके मामले जो होते हैं वो बॉम्बे में जो है वो डील किए जाते हैं। तो बॉम्बे कोर्ट के अंदर किसी ने वो कर दिया था, एक केस जो है वो फाइल अप कर दिया था, उसके नाम से रिलेटेड, कि इसका नाम जो है वो उन्होंने भी यूज किया था। तो फिर हमने अपनी तरफ से केस फाइल किया, तो अपनी तरफ से केस फाइल करने के लिए लगते हैं पैसे, और अपन केस जीत गए थे, क्योंकि इसकी फील्ड ही अलग थी। हमने जानबूझकर उस चीज पर चोट मारी कि भाई सामने वाले की फील्ड जो है वो अलग है। सामने वाला मेरे ख्याल से शायद फूड सेक्टर से बिलोंग करता था। हमने बोला भाई हमें फूड सेक्टर का लेना देना नहीं है, हम तुम्हारे बिजनेस को डैमेज ही नहीं कर रहे हैं, राइट? और उसके पहले शब्द को लेकर इशू था, तो हमने ये चीज बोली कि भाई जब हम आपके बिजनेस को डैमेज नहीं कर रहे हैं, आप फूड सेक्टर से बिलोंग करते हो, हम म्यूजिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, दोनों का सेक्टर ही अलग है, सेगमेंट ही अलग है, तो केस किस बात का? तो जीते हम। और ये सलाह भी मैंने वकील को ही दी थी, मतलब वो जो व्यक्ति था वो अलग परेशान हो रहा था कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें तो आपको दूसरा नाम रखना पड़ेगा, दूसरा कर लो। हमें सलाह दे रहा था कि दूसरा कर लो, इस ई के आगे कुछ और लगा लो, यानी एक लेटर के आगे कुछ और लेटर कर दो, फिर अपन कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई फिर मैंने छोटे भाई से पूछा, हालांकि मैंने उससे पूछा कि भाई क्या करना है, तो उसने बोला यार नाम तो यही चाहिए मुझे, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने कहा बेटा इतना कमजोर नहीं है तेरा भाई, नाम तो यही मिलेगा, अब देख तू। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस जो मैं अपने अंदर डील करता हूँ। किस टाइप का कॉन्फिडेंस? कि करके रहेंगे यार, चाहे कुछ हो जाए, ऐसी की तैसी। तो सेम चीज आप करो कि ऐसी की तैसी कुछ भी हो जाए, मुझे बनना है आईएएस तो बनना है, मुझे एसडीएम बनना है तो बनना है, मुझे डीएसपी बनना है तो बनना है, मुझे एसपी बनना है तो बनना है। तो जहां वो चीज आती है ना, बनना है तो बनना है, तो होके रहेगा भाई, कोई नहीं रोक सकता फिर आपको। तो कोई भी कार्य करो तो उसको बोलो कि भाई करूंगा और निपटाऊंगा या निपटाऊंगी। फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो ये सब प्रॉब्लम है, बहुत खर्चा हो जाता है, हमारी खर्चा इतना ज्यादा जो है वो हो गया था। आगे की जो है चर्चा करें, काफी सारे इन्वेंशन जो है उनको हटा दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि भाई कुछ लोग कुछ चीज का इन्वेंशन करेंगे, जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वहां से रिजेक्ट आ जाएगा कि भाई ये हमारी रिजेक्शन लिस्ट में है आपका इन्वेंशन। तो वो भी एक दिक्कत है। फिर बहुत सारी हम लोग को पेटेंटी अधिकार हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, मेरे छोटे भाई के केस में प्रैक्टिकल चीजों से आपको रिलेट कराता हूँ, जिससे कि आपको पूरी चीज जो है वो क्लियर समझ में आए। मैंने आपको क्या बताया कि भाई हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसके 5,000 रुपए दे दिए, हो गया जब ट्रेडमार्क कराया था। फिर बाद में 6 महीने बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास एक नोटिस कि भाई केस आ गया है, ये रजिस्टर हो नहीं सकता, कैंसिल हो जाएगा। हम गए भैया अपने बंदे के पास जिसे ट्रेडमार्क कराया था, चार्टेड अकाउंटेंट, पूछा उससे कि भैया क्या आप क्या करना है, तो उसने बोला टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपन केस फाइल कर देते हैं। फिर 4 दिन बाद फिर फोन आया उसका कि अरे यार मतलब पहले तो उसने केस फाइल करने के 5,000 रुपए का बोला था, फिर उसने 10 कर दिया कि आपका केस जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या दिक्कत है, तो बोलता अपन को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, इसके आगे आई लगाना पड़ेगा। तो मैंने बताया आपको, फिर पूरी स्टोरी बताई दी है। तो गेम इज दिस, उलझाने वाली कहानियां जो है वो इसके अंदर ज्यादा है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो प्रोटेक्ट जो है वो नहीं किया जा रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है, बायो पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि जो कॉपीराइट होता है ना, उसका सबसे बड़ा लूपहोल बताऊं क्या है, कि जैसे कि मैंने किसी के कंटेंट को कॉपी किया, उस पर हल्का फुल्का मॉडिफाई कर दिया, और आज की डेट में तो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो किसी के भी मटेरियल को इधर उधर जो है वो सेंटेंस चेंज करके एज इट इज जो है वो बना सकता है। तो उससे जो है वो सामने वाले की जो वो रहती है, कॉपीराइट जो रहता है, उसका उल्लंघन हो गया, कोई मतलब ही नहीं निकला उसके चीज का। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, ये सब पॉइंट जो है, ये चैलेंजेस जो है वो चाहो तो एक एक लाइन, ये वाली जो अंडरलाइन वाली लाइन है ना, बस वो सब लिख सकते हो बस नोट्स में। नेक्स्ट, अब क्या क्या स्टेप्स लिए जाए जिससे कि हम एक अच्छा बेहतर पेटेंट इकोसिस्टम जो है वो तैयार कर सके। तो जो प्रॉब्लम है भैया मैंने हमेशा बोला है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, जो आपकी प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है।
भाई प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम क्या है कि लेंदी अप्रूवल प्रोसेस है। तो देखो लिखा भी है यहाँ पर, या लेंदी प्रोसेस है तो सिंपल करो प्रोसेस को, राइट। जल्दी से जल्दी कार्रवाई जो है वो कंप्लीट करवाओ, राइट। एप्लीकेशन को जल्दी अप्रूव करवाओ। जो बैकलॉग इतने सारे पड़े हुए हैं, पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हुई, जल्दी से उनको क्लियर अप करवाओ। लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, अवेयरनेस क्रिएट करो, राइट। और अगर प्रॉब्लम्स है, पैसा ज्यादा लग रहा है, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराओ, राइट। और इवन लीगल सिस्टम कमजोर है तो उसको जो है वो और स्ट्रेंथन करो। लोगों को ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है वो सेफ गार्ड करो। स्ट्रिक्ट रूल्स है बनाओ ट्रेडिशनल नॉलेज के सेफ गार्ड के लिए, कि भाई किसी की जो कॉपीराइट वगैरह जो है उसका उल्लंघन बिल्कुल भी जो है वो ना हो सके, राइट। तो जो प्रॉब्लम है भैया वही सोल्यूशन है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कम ऑन। तो जितना मैंने भी आपको बताया उतनी चीज क्लियर हुई, बोलो यस और नो। और लाइक का बटन जरूर हिट कर देना जिन लोगों ने नहीं किया। अब हम देखेंगे कि एशिया की जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसी है, एशिया की भू राजनीतिक परिदृश्य जो है वो कैसी है, मतलब क्या चीज चल रही है पॉलिटिकल लेवल पर एशिया में। सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो वो चीज हम लोग देखेंगे। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ब्रिक्स, इन सब चीजों के बारे में चीजें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स बना लो इसके। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। अब शंघाई 5 हुआ करती थी 1996 में। तो पहले लिखो आप एक पॉइंट, शंघाई 5, शंघाई 5 1996। सबसे पहले इसका नाम, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका नाम शंघाई 5 था। और ब्रैकेट में आप लिख दो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ये शंघाई 5 मतलब ये 5 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब देखो कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उसका मेन काम क्या होगा कि भाई ये कंट्रीज मिलकर साथ में ट्रेड करें, राइट, साथ में व्यापार को बढ़ाएं, शांति बरकरार रखें, कोई भी प्रॉब्लम है उसको साथ में मिलकर रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बस और क्या। यस। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उस समय जो इनकी इनिशियल जो चिंता थी वो ये थी कि यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ, और यूएसएसआर डिसॉल्व होने के कारण कि सब लोग एक साथ मिलकर यूनाइटेड होकर रह सके, तो उस पर्पस के लिए इसको इनिशियल डेज में बनाया गया, यानी कि जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स थी इनकी, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए फॉर्मली जून 15 2001 को ये स्टैब्लिश होती है शंघाई के अंदर, जिसमें उज्बेकिस्तान ने जो है वो इनको ज्वाइन किया छठे मेंबर के तौर पर, इसका छठा मेंबर उज्बेकिस्तान। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप इस तरीके से लिखो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001, ठीक है। फिर लिखो आप शंघाई 5 प्लस उज्बेकिस्तान, शंघाई 5 प्लस उज्बेकिस्तान, फिर बहुत सारे मेंबर्स जो है वो ज्वाइन करते गए, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इंडिया और पाकिस्तान शंघाई, मैं इंडिया पाकिस्तान इसलिए दोनों बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही साथ अब मैंने आंसर दे ही दिया है, चलो छोड़ो। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2017 को जुड़े थे, लिख लो, शायद इसमें लिखा है कि नहीं लिखा आई डोंट नो, बट आप लिख लो 2017 को इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। बस और कुछ नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि एशिया के अंदर सिक्योरिटी को बरकरार रखना, इंटरनेशनल ट्रेड पर जो है फोकस करना, राइट। इंडिया पार्टिसिपेट करिए इसके, अच्छा इसका आरएटीएस भी होता है, ये लिख लो आप, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि आरएटीएस का जो है वो मेनली फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि ये जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, ये टेररिस्ट जो है उनको खत्म करने के लिए है। यस, कम ऑन से यस और नो। ये टेररिस्ट को खत्म करने के लिए हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। क्लियर। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिख लो आप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका पहले पुराना नाम था वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड। इसमें आप ये ध्यान में रखना कि 2013 में लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट में लिख लो तीन कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, और तीन कॉन्टिनेंट्स के जो है वो नाम लिख लेना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। सिर्फ ये तीन कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखेंगे आप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। इनको जो है वो कनेक्ट करने के लिए, और कनेक्ट वाया लिखो, सिल्क रोड, सिल्क रोड ब्रैकेट में लैंड, ब्रैकेट में भूमि, सिल्क रोड ब्रैकेट में भूमि, और मैरीटाइम सिल्क रोड ब्रैकेट में मैरीटाइम समुद्री, मैरीटाइम सिल्क रोड ब्रैकेट में समुद्री। मतलब समुद्र के माध्यम से और रोड के माध्यम से तीन कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। फिर इसके आगे लिख दो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
ये कंट्रोवर्शियल, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। अब देखो, जो लोग बोल रहे थे कि मैंने पहले आपको बोला था कि इसके बारे में अभी मत लिखो, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, अब आप मुझे बताओ कि क्या हमने ये बस मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बोलो सही है कि गलत है, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर टेंशन है, क्योंकि ये कॉरिडोर जो है वो एलओसी से होकर, सॉरी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके से होकर जो है वो गुजरता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पीओके से होकर गुजर रहा है, इसलिए हमें ये इनिशिएटिव जो है वो पसंद नहीं है। ठीक है, फिर ब्रिक्स लिख लो, इसमें ज्यादा लिखा नहीं है इसके बारे में, बट जितना लिखा है उतना तो आप कवर कर ही लो। ब्रिक्स, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहले ये लिखो 2006, हाँ 2006 ब्रिक्स। पहले 4 ही कंट्री थी, BRIC हुआ करता था पहले, ये क्या हुआ करता था? BRIC, ब्रिक। फिर 2010 में जो है वो एस यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। फिर इसमें लिख दो, इनका एक खुद का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसका है, तो ब्रिक्स का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब हालांकि यहाँ पर लिखा तो नहीं है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, बट आप लिख लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है शंघाई, चाइना के अंदर। वो है शंघाई, चाइना के अंदर। यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, तो थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना। ठीक है, बस इतनी सी चीज लिख लो, हो गया ये वाले पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, तो देखो मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इंडिया को नेट जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन जो है वो अचीव करना है 2070 तक। तो ये टारगेट जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो, नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये नेट जीरो ही लिखना है यार, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम 2070 तक बिल्कुल भी एनवायरमेंट में कार्बन को रिलीज नहीं करेंगे? बोलो हाँ या ना, कम ऑन। यही है ना इसका मतलब, कि हम 2070 तक बिल्कुल भी कार्बन को रिलीज नहीं करेंगे? नहीं, नेट जीरो का मतलब यह है कि हम जितना रिलीज करेंगे कार्बन को, उतना हम कैप्चर कर लेंगे या उतना हम उपयोग कर लेंगे, नहीं जितना हम एनवायरमेंट में रिलीज करेंगे, मतलब उसको बैलेंस बना के चलेंगे 2070 तक। ठीक है, अब इस गोल के लिए नीति आयोग की एक वो थी, पॉलिसी सामने आ रही है, प्लानिंग सामने आ रही है, अप्रोच सामने आ रही है। तो नीति आयोग की स्ट्रेटेजिक अप्रोच 3 साल बाद जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था इंडिया के नेट जीरो गोल को, तो नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म अक्सर नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने अब स्टेप लिया है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, सभी लोग जानते हैं, मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है, पॉलिसी बनाने में काम करती है हमारी कंट्री के अंदर नीति आयोग। नीति आयोग से पहले कौन सी बॉडी थी, कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, कि नीति आयोग बनाई गई उससे पहले जो थी वो क्या था नीति आयोग की जगह पर? तो उसकी जगह पर प्लानिंग कमीशन थी। और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नीति आयोग जो है वो कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये कहा गया था नीति आयोग के अंदर कि नीति आयोग बनाई गई है क्योंकि इसमें बॉटम टू अप अप्रोच नहीं है, टॉप टू बॉटम के अलावा बॉटम टू अप्रोच भी शामिल है, इसलिए नीति आयोग को बनाया गया। और प्लानिंग कमीशन को इसलिए मना कर दिया क्योंकि प्लानिंग कमीशन में कहा गया कि सिर्फ ये टॉप टू बॉटम की अप्रोच रखती है, बॉटम टू टॉप की नहीं रखती है। अब ये बताए क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ये सब चीजें क्लियर होती है बताए जब आप तरीके से जो है वो तैयारी करते हो, तरीके से, बेसिक से, राइट। और उसके लिए जीएस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और काफी अफोर्डेबल फीस पे हम लोग जो है वो आपकी जीएस की तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो बिल्कुल जो है वो ज्वाइन करो हमारी क्लासेस को, राइट। और वही मैं आपको बता रहा था कि प्लानिंग कमीशन जो थी नीति आयोग से पहले थी, ये कहकर उसको बंद कर दिया कि उसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है वो नहीं है, वो सिर्फ ऊपर के अधिकारी बैठ के नीचे नीचे डेवलपमेंट के काम की बात करते हैं, बट नीचे से डेवलपमेंट क्या चाहिए उसकी बात नहीं करते। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें, मैं इसका फुल फॉर्म आपको नहीं बताऊंगा, एनडीसी, एक एनडीसी है। और इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ोगे, जो हमारे ऑलरेडी बैच में स्टूडेंट्स हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है डिटेल में, मतलब हमारे जीएस के कोर्स में। एनडीसी, एनडीसी तैयार की गई थी इसी पर्पस के लिए कि बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी कि बॉटम की जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो टॉप तक लाया जाए, और वो प्लानिंग कमीशन के अंडर ही थी।
वो कहानी होती है, वो तो सरकारों की कहानी होती है, वो अपनी तरह तरीके से चीजों को चलाना जानते हैं। सरकार जैसी चेंज होती है वैसी वेरियस डिपार्टमेंट्स, उनके नाम सब कुछ चेंज हो जाता है। अब जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, सरकार चेंज होते सही थी, राइट? तो ये भी होता है कि किसका जो जो उनके फेवरेट लोग होते हैं वो उनके साथ रहता है। ठीक है, अब एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी को टास्क दिया गया भैया प्रॉपर प्लानिंग बनाओ कि नेट जीरो कैसे हम लोग जो है वो अचीव करेंगे, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। कैसे पैसों की व्यवस्था करेंगे, राइट? तो ये सब चीजें रिसर्च और डेवलपमेंट करो स्ट्रेटेजीज के ऊपर कि हम इंडिया के अंदर ही जो है मैन्युफैक्चर कर सके, सप्लाई कर सके इंपॉर्टेंट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, राइट? एनर्जी ट्रांजिशन पर काम करना है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी पर लेकर जाना है ना। आज की डेट में कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब पर काम करना है, राइट? तो ये सब चीजें याद रखने वाली थोड़ी ना है। सेक्टर वाइज कमेटी इन्होंने बना दी, पावर के लिए अलग, इंडस्ट्री के लिए, बिल्डिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अलग। ठीक है, इंडिया के टारगेट लिख लो आप। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट की लेकर जानी है, 500 गीगावाट बाय 2030। ये टारगेट ध्यान में रखना, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। फिर हमने ये बोला कि 2030 तक 50% जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर वो रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल हो। दूसरा टारगेट। तीसरा टारगेट, 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन से रिड्यूस करना है कार्बन को 2030 तक। ठीक है, फिर इसके अलावा जितना कार्बन हम लोग ने यूज किया था 2005 के लेवल पे, यानी कि 2005 में जितना कार्बन का उपयोग हम करते थे, 2030 तक हमें 2005 के लेवल से 45% कम जो है वो करना है, कार्बन को डिक्रीज करना है 45% कम। फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर जो है फोकस किया जाए, मतलब कि कार्बन जो है हम लोग एब्जॉर्ब करें। कैसे एब्जॉर्ब होता है कार्बन, किसी को पता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बोलोगे अरे यार पता ही नहीं, आंसर दूंगा तो बोलोगे अरे हाँ, और कुछ लोगों को आंसर आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके फटाक से कमेंट करके लिख दो। पेड़ लगाओगे, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना और कार्बन रिलीज करता है। आप पेड़ लगाओगे, आप एक्वेटिक प्लांट्स पर फोकस करोगे जो लेक्स के नीचे हैं, रिवर्स के नीचे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो कार्बन सिंक जो है वो कहलाते हैं, राइट? इसके अलावा आप वेरियस टेक्नोलॉजीज पर काम करोगे कि सोर्स जहां से कार्बन रिलीज हो रहा है, जैसे गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है और वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, तो उसी सोर्स पे फिल्टर लगा दो, वो कलेक्ट होता रहे, और फिर आगे चल के जो है वो उसको यूज जो है वो करो, यूज अगर करना है तो किसी और एक्टिविटी में, और अगर उसका उपयोग जो है वो नहीं करना है तो जमीन के नीचे डंप करो उसको, जो हो रहा है आज की डेट में। कम ऑन। क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग पर फोकस है वो करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। बस यही सब चीजें। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर फोकस करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो करो। तो ये सब अब आप खुद बजाओ। आप मुझे बोलते हो कि सर कैसे याद रखें इतनी सारी चीज, ये याद रखने की चीजें हैं, ये याद ऑटोमेटिकली होंगी। याद नहीं, आप किसी से बात करते हो किसी चीज के बारे में, तो आप हर चीज याद कर करके बात करते हो क्या? आपका बॉस दिमाग इतना स्ट्रांग है कि वो क्विकली एक्शन लेता है। आप अपने दिमाग को चलाने नहीं दे रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे से जुड़े हो ना, मैं बहुत चीजें आपकी स्मूथ कर दूंगा, सिखा दूंगा कि कैसे दिमाग को तेज चलाना है, कि बिल्कुल फोटोजेनिक स्पीड में जो है वो आपका दिमाग काम करेगा, कि सामने से क्वेश्चन है टक उसका आंसर, वो ना टक से मौत के मुंह से निकल के वापस आ गया। चलो, इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं हम लोग को, यानी कि अच्छे खासे लोग जो है वो खर्चा कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, राइट? अब जैसे कि SAT, सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज मतलब क्या होती है? सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ये सिक्योरिटीज है, बात हो रही है जैसे अपन बोलते हैं ना शेयर मार्केट को सिक्योरिटी मार्केट, तो उसी की बात हो रही है। जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पता ही लग गया, सेबी जो है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, तो वही वाली सिक्योरिटी की बात हो रही है। फिर IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? तो ये सब, तो इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले लिख लो आप, ये लिखो, ये लिखना जरूरी है बॉस। सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण,
सिक्योरिटी अपलेट ट्राइब्यूनल, हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो एसएटी को इंग्लिश में भी लिख लेना। हाँ, इसका काम जो है वो क्या, ये ट्राइब्यूनल है, मतलब कि ये कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। न्यायाधिकरण नाम से समझ में आ गया होगा, ये कोर्ट है। अपलेट कोर्ट है, मतलब कि ऊपर के मामले, मतलब कि जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि शेयर्स में कोई व्यक्ति जो है वो सेबी के पास गया, तो सेबी से इसके बाद जो है वो कहां पे जाएगा, वो इसके पास जाएगा, राइट, सिक्योरिटी अपलेट ट्राइब्यूनल के पास, राइट। ये रेफरी का जो है वो काम करती है, इंश्योर करती है कि सभी के सभी स्टेक होल्डर्स जो फाइनेंस बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट, शेयर मार्केट बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उनको सहायता मिल सके, उनकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सके, उनकी शिकायत रिजॉल्व हो सके, बस। तो पहला पॉइंट ये लिख लेना, इसके अंदर क्या लिखोगे, पहले पॉइंट के अंदर मेंटेनिंग मार्केट डिसिप्लिन एंड सेफ गार्डिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट, बस इतना लिखोगे आप। बाजार अनुशासन बनाए रखने और निवेशकों के हित की रक्षा करने के लिए यह काम करती है, बस। जो इन्वेस्टर्स वगैरह जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने पर काम करती है, ठीक है। और इसके ऊपर भी केस लोड बहुत ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो कोर्ट के ऊपर तो है ही, ठीक है। इसकी सिर्फ एक ही बेंच है जो कि है मुंबई में, लिख लो आप, ओनली वन बेंच इन मुंबई। और उसका सोल्यूशन है कि डिजिटल केस जो है वो रिजॉल्व किया जाए, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, बस दैट्स इट। फिर सेबी के बारे में लिखो, सेबी से रिलेटेड तो कई बार स्टेट पीएससी क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी भी पूछती है, वनडे एग्जामिनेशन में तो फेंक फेंक के देती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, तो सेबी जो है वो 1992 में स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया के कैपिटल मार्केट को जो है वो रेगुलेट करती है, लिख लो, भारत की पूंजी बाजारों के नियंत्रण के लिए 1992 में स्थापित हुई। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लिखो आप, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, प्रमोट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट, निवेशकों की सुरक्षा करना, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतिभूति बाजार को प्रोत्साहित करना। सेबी का फंक्शन क्या है, फंक्शन लिखना जरूरी है, कार्य, रजिस्टर करती है, रेगुलेट करती है स्टॉक ब्रोकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, अंडर राइटर्स को और दूसरे इंटरमीडिएटरीज को। स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट ब्रोकर, अंडर राइटर्स और दूसरे मध्यस्थों को पंजीकृत करना, रजिस्टर करना। रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, इंक्वायरीज कंडक्ट करती है, पेनाल्टीज लगाती है उन लोगों के ऊपर जो दोषी पाए जाते हैं। सिर्फ दूसरा पॉइंट भी लिख लो एज इट इज। नेक्स्ट, इंश्योर करती है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करने का काम करती है। वही मॉनिटरिंग करके दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऊपर लिख ही दिया इसके कार्यों में, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्या रोल है, ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटी के अंदर ही आप ऑलरेडी पढ़ ही लोगे, सिर्फ सुन लेना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जुडिशियल या लीगल उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें होता यह है कि जो करंट में जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाना है तो वो ही रिकमेंड करते हैं कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो कौन बनेगा, और ये रिकमेंडेशन यूनियन लॉ मिनिस्टर को जाता है, जो कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जो है वो भेजते हैं। तो सीजेआई रिकमेंड करते हैं कि अगला कौन बनेगा, और अगला वैसे सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं वो जो है वो सीजेआई बनते हैं। ये बेसिकली प्रथा चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर आपको बस ये ध्यान में रखना है, सीजेआई से यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जा रहा है, फिर प्रेसिडेंट के पास जा रहा है पेपर। फिर नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो आपको ऑलरेडी पता है, हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हम लोग को देखने को मिलते हैं सीजेआई हमारे, और काफी सारे केसेस जो होते हैं वो इनके अंडर जो है वो आते हैं, राइट। और कई बार कितने जजेस जो होंगे उनको निर्धारित किया जाता है केस के अंदर, कि केस में कितने जजेस की बेंच जो है बैठेगी, ये निर्धारित करते हैं सीजेआई, ठीक है। और कई बार आप देखते होंगे सीजीआई ने जो है वो ये बताया, मतलब ये आम एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं कि देश के अंदर रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है वो तरीके से चले, ठीक है। बस बाकी और कुछ नहीं है। आईआरडीआई ये लिख लो आप, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लिखो आईआरडीआई। इस 1999 के इस कानून के तहत इसको बनाया गया। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम से जन्म आ रहा है इंश्योरेंस सेक्टर, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है, पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी को ये बताती है उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या, उसको फॉलो करना है, बनाती है, बताती है, और वो अगर रूल्स रेगुलेशन सही से फॉलो नहीं करते तो उसके ऊपर पेनल्टी देती है। सेम जैसे कि सेबी का काम है सिक्योरिटी मार्केट को लेकर ऑपरेट करने का, वैसे ही इंश्योरेंस मार्केट
के ऑपरेशन का काम जो है वो IRDAI का है बस। नेक्स्ट पे आप लिख लो 10 मेंबर की बॉडी है, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सेम वही चीज है समझने वाली। ठीक है, ठीक है। नेशनलाइज्ड इन 1950 विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ LIC। 1950 में LIC की स्थापना के साथ भारत के बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण। 1990s में सेक्टर जो है वो ओपन किया गया, इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी। इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि 1999 में बाद में आकर एक अलग बॉडी बना दी गई, IRDAI। ठीक है, बस इतनी सी चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटीज मिशन इन इंडिया। तो स्मार्ट सिटीज के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जो है वो जानते ही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसको अभी एक्सटेंड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी लिखना नहीं है, एक्सटेंड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कब तक के लिए? 31 मार्च 2025 के लिए। तो बस लिखना चाहो तो ये बस लिख लो, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, न्यू डेडलाइन 31 मार्च 2025, एक नई डेडलाइन इनकी आ गई है। लॉन्च्ड 2015, ये लिख लो, लॉन्च 2015। गोल, गोल यानी कि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, टू ट्रांसफॉर्म 100 cities into स्मार्ट, सस्टेनेबल, सिटीजन फ्रेंडली अर्बन सेंटर्स। ये तीनों चीज लिखो, क्योंकि जब मेंस में लिखोगे ना इस तरीके से, क्योंकि क्या होगा मेंस में, अगर मैं अभी आपको सिर्फ बता दूं कि 100 cities को स्मार्ट सिटी बनाना है, बट उस दौरान दिमाग में नहीं आएगा आपके सस्टेनेबल, सिटीजन फ्रेंडली, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से चीजों को बताता हूं कि आपको जो है वो दिमाग में मेंस के पर्सपेक्टिव से रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज मुझे आपको लिखवानी है, क्या नहीं लिखवानी है। तो आप बिल्कुल उस चीज पर डाउट मत किया करो कि सर कैसे याद रखें, क्या करें, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत है, मैं हूं ना आपके साथ। तो मैं आपको हर कदम पर जो है वो आपके साथ रहूंगा, आपके सिलेक्शन तक। फिर उसके बाद मुझसे मिलने आ जाना। स्मार्ट सिटी जो है वो क्या है, ये स्मार्ट सिटी मिशन तो मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं भाई, अभी मैंने आपको बता ही दिया, सिटीज को बेटर करना है, राइट। सिटीज को इस तरीके से डिजाइन करना है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए, आसानी हो उनको हर जगह पर, राइट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, इनोवेशन का इस्तेमाल करो, प्रॉपर प्लानिंग करो, राइट। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट। अब बन भी रहा है ना भाई, आप देखिए अच्छे अच्छे कितने बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, राइट। रोड के लिए तो नितिन गडकरी साहब को तो सल्यूट है। फिर एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए देखो जगह जगह पर आप देख रहे होगे कि वो लग गए हैं, क्या बोलते हैं ये, एयर क्वालिटी चेक करने के इंडिकेटर्स। अब एयर क्वालिटी, मेरा मानना है कि एयर क्वालिटी चेक करने के आपने इंडिकेटर्स लगा तो दिए हैं, राइट, बट उससे हो क्या रहा है, उससे देखकर थोड़ा कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि पॉलिसी मेकर्स है उस पर कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, बट कौन सी पॉलिसीज बन रही हैं, सवाल ये उठता है, वो तो सामने नहीं आ रही है। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर जो है फोकस करना है, राइट। भौतिक सामाजिक अवसंरचना दोनों पर जोर देते हुए सतत और समावेशी विकास पर जो है वो ध्यान देना। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, क्या क्या चीजें स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। सिटीज को जो है वो रिन्यू किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, बेटर तरीके से बनाया जा रहा है। रेट्रो फिटिंग, सिटीज को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ऑलरेडी बने हुए हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट जो है वो लाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट वगैरह, ये वो मॉल वॉल ये वो, राइट। फिर पैन सिटी सोल्यूशन सोल्यूशन पर काम किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है ICT सोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। ई गवर्नेंस ऐसे हो गया कि भाई लोगों को लाइन लगाकर भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, सरकारी ऑफिस में घर बैठे काम हो जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकालो, आपको पता ही है, गाड़ी गाड़ी घर पर जो है पहुंच रही है। वे वाटर मैनेजमेंट पर जो है वो काम किया जा रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी पर काम किया जा रहा है। अब आज की डेट में मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी नए पेट्रोल पंप बनेंगे उनको अब मैंडेटरी है कि वहां पर एक वो वाला वो होना चाहिए पावर स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये सब चीजें, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है, राइट। तो ये सब चीजें, और अर्बन मोबिलिटी, आपको पता है कि अर्बन एरियाज पर, शहरी क्षेत्रों पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा चीज क्लियर है। ठीक है, फाइनेंसिंग पर काम करना है, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पर जो है वो काम करना है, राइट, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो बनाए। इसमें ब्यूरोक्रेट्स का मेन जो है वो रोल हम लोग को देखने को मिलता है, स्ट्रक्चराइज, कि सबको पता होना चाहिए कि किसको किस डिपार्टमेंट में जाना है, अवेयरनेस। फिर अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, हाउसिंग फॉर ऑल, तो ये सब इंटीग्रेट कर दिया गया है
स्मार्ट सिटी मिशन को बनाने के लिए, इन सब स्कीम्स को। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है कि स्मार्ट सिटी होती क्या है भाई? उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता कि मतलब क्या है स्मार्ट सिटी का। प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहे हैं, राइट? इसलिए अभी देखो फिर उसका टारगेट जो है वो बढ़ा दिया गया। प्रॉपर फंडिंग नहीं है, राइट? कोऑर्डिनेशन का चैलेंज है, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में कोई किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर सस्टेनेबिलिटी का इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। प्लानिंग तो आप कर रहे हो, तो कितने लॉन्ग टर्म तक ये प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, ये भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप स्मार्ट सिटी तो बना रहे हो, बट जो ऑलरेडी यहाँ पर लोग हैं उनको आपको हटाना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है, राइट? तो ये सब चीजें इशू हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि आप किसी क्षेत्र को अच्छा बनाओगे तो वहां पर स्लम्स को आपको हटाना पड़ेगा, राइट? तो रिहेबिलिटेट कहाँ पर करोगे? रिहेबिलिटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है कि भाई क्या करें? तो गवर्नेंस को अच्छा करो, शासन को अच्छा करो भैया। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रॉपर करो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लेकर आओ। फंडिंग की कमी है तो फंडिंग को जुगाड़ो, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो, प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाए उस पर जो है वो काम करो, राइट? तो मैंने आपको वही बोला था, ये सब चीजें बताओ मुझे, याद रखने की है कि नहीं? नहीं, जो याद रखने की होगी मैं खुद बता दूंगा आपको। अब भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का। शायद आपको कुछ याद हो तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बीच में बताया भी था, अगर रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो। जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं जीनोम। मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक के अंदर इसको जो है वो कवर कराया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कुछ जीन्स है, एक जीन को जो है वो निकाल कर, एक जीन्स को जो है वो निकाल कर, इसको रिपेयर करके, इस जीन को रिपेयर करके वापस दोबारा से जब डीएनए में शामिल किया जाता है, तो ये जो निकालना और वापस शामिल करना, ये कैसे होता है? ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। क्या ये प्रोटीन है जो कि डायरेक्टली एडिट करेगा डीएनए के सीक्वेंस को? तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये कोई सिंगल प्रोटीन नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसके अंदर कैस9 एंजाइम हमें देखने को मिलता है, जो कि गाइड करता है आरएनए मॉलिक्यूल को। ये ये यूज करता है, गाइड करता है आरएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर जीनोम के। तो बिल्कुल सही जवाब जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा स्टेटमेंट, ये इकलौता ऐसा मेथड है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यानी कि जीन एडिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नहीं, इसके अलावा भी जिंक फिंगर न्यूक्लियासिस करके भी एक और मेथड हम लोग को जीन एडिटिंग के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट भाई, जो मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, वो जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट उपयोग करती है माइक्रोवेव का। ये लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो आप। क्रिस्पर कैस9 लिखने की जरूरत नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि वो आपके जीएस पेपर 3 के अंदर आ ही जाएगा, ये भी आएगा हालांकि, बट क्रिस्पर कैस9 तो बहुत बार आता है। अभी वो जो टॉपिक था क्रिस्पर कैस9 का, उसमें उतनी डिटेल नहीं थी इसकी, इसलिए मैंने आपको उस टॉपिक को जो है वो लिखवाया नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये लिख लो भाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी वेव्स का उपयोग करती है? तो माइक्रोवेव, ये अक्सर पूछा जाता है। और माइक्रोवेव क्या होती है? रेडियो वेव का ही एक प्रकार हमें देखने को मिलती है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स पर प्लेस की जा सकती है, डिपेंड किया जाता है उसके पर्पस के लिए। ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जियो स्टेशनरी पर ही जो है वो रहे, स्टेबल रहे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसका उपयोग किया जा सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रिमोट एरियाज के अंदर। यस, बिल्कुल सही जवाब, राइट? तो इसका भी उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी है ना भाई। ये सैटेलाइट जो है वो क्या, कम्युनिकेशन, कनेक्ट करना, बस दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट मेंस के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बॉस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर्स के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।